आज भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में एक महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ पिछले वर्ष किया गया था और आज का कार्यक्रम उसी के क्रम में है, जबकि 22 लाख किसान उन्हें पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की धनराशि अभी रिलीज की जा रही है और इसी तरह से गोधन योजना में भी लगभग 1,65,000 गोपालक उन्हें 7 करोड़ 17 लाख की धनराशि भी रिलीज की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार बधाई के पात्र है। इतनी कठिन परिस्थितियों में, विकट आर्थिक संकट कोरोना काल में जो पूरा देश गुजर रहा है, उसमें किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, किया गया वादा निभाना, वो पूरी तरह से निभाने का काम किया है, कर रहे हैं। और ये इस सरकार के और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही नतीजा है कि आर्थिक संकट को देखते हुए विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री आवास, मंत्री आवास, राजभवन की बिल्डिंग का निर्माण कार्य रोक दिया गया। लेकिन जहां तक किसानों की बात आएगी तो हर बाधा को दूर करते हुए उनका वादा पूरा निभाने का काम किया है। तो इसके लिए वास्तव में सरकार और मुख्यमंत्री जी बहुत बधाई के पात्र हैं। आज के दिन जो लाभार्थी हैं, जो राजीव गांधी किसान योजना, न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, उसके अंतर्गत जिन जिन को धनराशि मिली है, उन सबको, लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस आर्थिक संकट के समय में ये जो धनराशि मिल रही है, इसके माध्यम से बहुत से जो छूटे हुए काम, तो अधूरे काम, वो पूरे हो सकेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक काम, धनराशि उनके मिलेगी। ये केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से जो लाभ मिल रहा है उतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो पैसा आज रिलीज किया जा रहा है वो मार्केट में मांग को बढ़ाने में काम आएगा और एक तरफ जो डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और जो अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इसका ये भी है कि लाभ है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का संदेश मिला और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भी, उन्होंने विशेष रूप से संदेश दिया है, शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है वो शानदार काम कर रही है। वो प्राथमिकता अपनी अपनी जगह पे है। एक तरफ तो जैसे केंद्र सरकार में जो सेंट्रल विस्टा का कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है और यहाँ पर किसान और आम आदमी, पशुपालक, उनको प्राथमिकता देने का काम किया जा रहा है। तो इसके लिए विशेष रूप से उन्होंने बधाई संदेश दिया है और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सरकार का विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार है कि इस महत्वपूर्ण योजना के लिए धनराशि
की कमी कहीं नहीं आने दी है। और ये योजना क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो लाभार्थी आ रहे हैं वो किसान और गरीब तबके के लोग हैं, उनको ये धनराशि जा रही है। तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हम सबके बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास जी महंत से मैं आग्रह करूंगा कि आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर चरणदास महंत जी। आज राजीव जी के शहादत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए के वितरण का निर्णय लिया गया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। जैसा कि स्वयं माननीय पुनिया जी कह रहे थे, एक तरफ हमने अपने तमाम विकास के कार्यों को बंद करके पूरे पैसे का उपयोग किसानों के लिए दिया है। यही सोच दर्शाता है कि हमारा पहला समर्पण यहाँ के किसानों के प्रति है, यहाँ के गरीबों के प्रति है। इस तरह की सोच के साथ जो सरकार चल रही है, जो आपके मंत्रिमंडल के सब साथी लोगों ने इसमें निर्णय लिया है, मैं उसका बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ। और इस प्रकार आने वाले दिनों में एक विश्वास हमने अर्जित किया है किसानों का, गरीबों का, कि चाहे जो भी हो उनके लिए धनराशि की कमी नहीं होगी। इसी प्रकार की सोच आने वाले दिनों में बना रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आज के शहादत दिवस के अवसर पर आदरणीय राजीव जी को नमन करता हूं, उनके स्मृतियों को नमन करता हूं, और हम सब विश्वास दिलाते हैं कि उनकी सोच जिस प्रकार देश के प्रति रही है, गरीबों के प्रति रही है, उस सोच को लेकर सोनिया जी चल रही हैं, राहुल जी चल रहे हैं। हम सब मिलकर उनके इस सोच के साथ ही आगे बढ़ते रहेंगे और हम किसी प्रकार की धनराशि की कमी या किसी प्रकार के अपने कार्यों में कमी नहीं आने देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और गोपालकों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना संचालित करने वाले हमारे परम सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को भी मैं आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सम्मानीय मुख्यमंत्री। राजीव जी के शहादत दिवस पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम और गोधन न्याय योजना की राशि का अंतरण के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय PL पुनिया साहब, मंत्रिमंडल के हमारे सभी सदस्यगण और वर्चुअली जुड़े हुए आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, धनेन्द्र साहू जी, अमतेश शुक्ल जी, देवव्रत सिंह जी, सभी हमारे विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, निगम मंडल के सब अध्यक्षगण और साथ ही हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और सब पदाधिकारीगण, साथ ही CS अफ्ताब जी और जिले से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित पत्रकार साथियों। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पहली वर्षगांठ पर आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का मैं अपनी ओर से तथा अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों को ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोविड के निराशा भरे दिनों के बीच आज हमारे छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ लोगों के लिए आज के दिन एक बड़ी आशा की सौगात लेकर आया है। आज हम अपने जन जन के प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्य स्मृति में भाव विभोर हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के इनपुट सब्सिडी की पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपये अपने किसान भाइयों के खातों में अंतरित करने जा रही है। आज हम सबके ऊर्जा के स्रोत
माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हम सब के आशाओं के केंद्र बिंदु श्री राहुल गांधी जी की मानस उपस्थिति में मैं सभी मंत्रियों, मेरे साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेषकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोविड के संकट में मिलकर अपने प्रयासों से हमने स्थिति सुधारी है। छत्तीसगढ़ विगत समय में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना करता रहा है। अब प्रदेश की जनता के मनोबल, अपूर्व सहयोग, राज्य सरकार की सेवा भावना से परिपूर्ण होकर सारी व्यवस्थाएं किए जाने के फलस्वरूप हम दूसरी लहर से उबरने की स्थिति में दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 20 मई 2021 के पूरे देश में छठवां है। पूरे देश में सिर्फ लद्दाख, सिक्किम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश ही छत्तीसगढ़ से आगे है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 18 से 44 आयु समूह के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाए जाने की घोषणा की है, जिस पर अमल प्रारंभ कर दिया गया है। इस आयु वर्ग के 1,34,00,000 लोग प्रदेश में इस आयु समूह में आएंगे, जिनको 2 डोज टीके लगवाने के लिए छत्तीसगढ़ को करीब 900 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। अब तक हम 1,25,00,000 डोज का ऑर्डर दे चुके हैं। कोविन ऐप चूंकि छत्तीसगढ़ के वैक्सीनेशन संबंधी प्राथमिक आवश्यकताओं पर खरा नहीं उतरता, इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के अनुरूप हमने अपना एक ऐप CG टीका बनाया है, जिसमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हमने सभी वर्गों को वैक्सीनेशन करने के लिए व्यवस्था की है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर, अंत्योदय, BPL तथा APL सभी लोगों का रेशियो निर्धारण करके टीकाकरण किया जा रहा है, ताकि गरीब और साधारण व्यक्ति वैक्सीनेशन की इस रस्साकसी में पिछड़ न जाए। यदि हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रथम डोज की कवरेज की बात करें तो छत्तीसगढ़ 98.4%, पूरे देश में गुजरात, झारखंड दोनों 100%, दमन एवं दीव 98.7% के बाद तीसरे स्थान पर है। दिनांक 20 मई 2021 तक राज्य में कुल 68,34,000 वैक्सीन डोज दी गई। 18 से 44 वर्ष के आयु के कुल 6,66,101 हितग्राहियों का टीकाकरण किया गया। गांव-गांव में कोविड दवाइयों के 6,65,000 किट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 2 महीनों मई और जून का राशन एक साथ दिया जा रहा है। गांव में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए मनरेगा के काम प्रारंभ किए गए हैं। 2 वर्ष में स्वास्थ्य बजट में 880 करोड़ रुपये, SDRF में इस साल 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से अभी तक 73 करोड़ 53 लाख रुपये जिलों को जारी कर चुके हैं। हम 1,003 करोड़ 53 लाख रुपये अब तक के स्वास्थ्य क्षेत्र में लगा चुके हैं। वहीं अब भी मुख्यमंत्री सहायता कोष में 53 करोड़ 88 लाख रुपये जमे हैं। उनका उपयोग भी कोविड की लड़ाई में किया जाएगा। विधायक निधि की राशि का उपयोग भी वैक्सीनेशन में किया जाएगा। और मैं यह बताना चाहता हूं कि कोविड की लड़ाई में फंड्स की कोई कमी होने नहीं दी जाएगी। हमने सभी प्रकार की निधियों को कोविड के दृष्टिगत ही व्यय करने का विचार किया है। हम राज्य को तीव्र गति से विकास के पथ पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमने राज्य के विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं को पहचाना है और उनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमने प्रदेश के उद्योग जगत से चर्चा करने के बाद एक व्यापक औद्योगिक नीति बनाई है, जिस पर हमें काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है। हजारों करोड़ रुपए के MOU किए जा चुके हैं, जिनसे प्रदेश में विकास की नई इबारत हम लिखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कोविड महामारी के चलते ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी, जबकि छत्तीसगढ़ एक ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट है। अन्य राज्यों केंद्र की मदद करने तथा प्रदेश की समस्त मेडिकल आवश्यकताओं के बावजूद हमारे पर सरप्लस ऑक्सीजन की उपलब्धता होने के कारण केंद्र सरकार से निवेदन किया गया था कि प्रदेश में उपलब्ध ऑक्सीजन का 20% औद्योगिक प्रयोजन से इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि प्रदेश में स्टील उद्योग पर लाखों लोगों का रोजगार निर्भर करता है, जिस पर हमें
कल केंद्र सरकार से अनुमति भी मिल गई है। कोविड ने कई लोगों को का सर्वस्व मिटा दिया है, कई अबोध बच्चे को अनाथ कर दिया है, कई लोगों के परिवार के अर्जन करने वाले सदस्यों को छीन लिया है। राज्य सरकार ने इसकी गंभीरता को समझते हुए महतारी दुलार योजना इस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना में उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाएगी जो अपने माता पिता या परिवार के मुख्य अर्जन करने वाले सदस्य को कोविड के कारण खो चुके हैं। उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही अंग्रेजी माध्यम के आत्मानंद स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। उनकी पढ़ाई का खर्च दिया जाएगा। जिस बच्चे ने कोविड में अपने माता पिता खो दिया है उनमें से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक 500 रुपये प्रति महीना और 9वीं से 12वीं तक प्रति माह 1000 रुपया छात्रवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य में 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में राज्य के किसानों को यह वादा किया था, किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा तथा उनका धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल के दर से खरीदा जाएगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही उक्त दोनों घोषणाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। इसका सुपरिणाम यह हुआ जब वर्ष 2017-18 में राज्य के 12 लाख किसानों की तुलना में 2020-21 में 20,53,000 किसानों ने धान बेचकर अतिरिक्त लाभ अर्जित किया। राज्य के किसानों को का 8,728 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया तथा विगत 2 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी गई। वर्ष 2021 में राज्य सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 92 लाख टन धान खरीदी की। केंद्र के किसान विरोधी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि राज्य सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कोई राशि बोनस के रूप में दी है तो केंद्र सरकार राज्य से केंद्रीय पूल में लिए जाने वाले चावल में कटौती करेगी। राज्य सरकार के बार बार अनुरोध के बाद भी केंद्र सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही तथा राज्य से 40 लाख टन चावल केंद्रीय पूल में लिए जाने की घोषणा के बाद भी मात्र 24 लाख टन चावल लिया गया, जिसे राज्य सरकार को बड़ी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार से लगातार अनुरोध करने पर भी कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इस पूरे अभियान में भी पूरे पतंजलि योगपीठ के 2,400 वॉलंटियर्स निरंतर सेवा देते रहे बहन पुष्पांजलि के नेतृत्व में, और हमारे सभी आर्ट ऑफ लिविंग के सभी वॉलंटियर्स हमारे श्रद्धेय गुरुदेव के मार्गदर्शन में और सब तमाम हमारे इंडियन योगा एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी संस्थाएं सबने बहुत भक्तिपूर्वक समर्पण पूर्वक निष्काम भाव से सेवा का संपादन किया। उसके लिए सभी का कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद। और ये सेवा का अवसर शिवराज जी आपने उपलब्ध कराया सब कार्यकर्ताओं को, इसके लिए और आपने एक नई पहल की, एक नया has rekindled the tradition of yoga and meditation and offered them in a form that is relevant to the 21st century. Beyond reviving ancient wisdom, Sri Ravi Shankar ji has created new techniques for personal and social transformation. These include the Sudarshan Kriya, which has helped millions of people to find relief from stress and discover inner reservoirs of energy and peace in daily life. In a mere 30 years, his programs have raised the quality of life for participants in 152 countries. पद्म विभूषण गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने संबोधन से हमारे पूरे प्रदेश को लाभान्वित करें। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को मेरा भी प्रणाम और लाखों करोड़ों लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा यह भी घोषणा की गई थी कि भूमिहीन मजदूरों को भी न्याय योजना के दायरे में लाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में इस योजना को शामिल कर लिया गया है। इसी वित्तीय वर्ष में भूमिहीन मजदूरों को भी प्रति वर्ष निश्चित राशि दिए जाने की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु राज्य की कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध है।
खरीफ वर्ष 2020 में के लिए राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 20.53 लाख किसानों को इनपुट सब्सिडी की राशि धान के लिए 5530 करोड़ रुपया एवं गन्ना के लिए 67 करोड़ रुपये कुल मिला के 5597 करोड़ रुपये में से प्रथम किस्त 1500 करोड़ रुपये से स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर आज हस्तांतरित कर रहे हैं। यह दिन इसलिए भी हमारे लिए यादगार होने जा रहा है क्योंकि आधुनिक भारत के मार्गदर्शक व सूचना क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा का सौंदर्यीकरण का कार्य नगर पालक निगम रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पूर्ण किया गया है, जिसका लोकार्पण आज किया गया। न केवल प्रतिमा स्थल को विशेष रंग रोगन डिको पेंट थीमेटिक RGB लाइटिंग से सजाया गया है, बल्कि आसपास के क्षेत्र में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सोच एवं सपनों के अनुरूप थीम आधारित वॉल पेंटिंग कर शिक्षा सूचना क्रांति जैसे संकल्पों के में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। चौक के उक्त कार्य का अनुमानित व्यय लगभग 50 लाख रुपया आया है। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद सिर्फ 1 माह की अवधि में इस निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। राज्य के महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना दिनांक 20 जुलाई 2020 को राज्य के प्रथम त्योहार हरेली के शुभ अवसर पर प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश में गौठान स्थापित किया जा रहा है। गौठान की गतिविधियों का विस्तारण कर गौठान में गोबर क्रय करते हुए संग्रहित गोबर में वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। इससे जैविक खेती को बढ़ावा, रोजगार के नए अवसर, गौपालन एवं गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन के साथ साथ गौठानों व स्व सहायता समूह को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। राज्य में कुल 9,912 गौठान स्वीकृत किए गए और 5,586 गौठान निर्मित है। 20 जुलाई से 15 मई तक 47.65 लाख क्विंटल गोबर क्रय किया गया। 15 मार्च तक क्रय गोबर की राशि 88 करोड़ 14 लाख का भुगतान किया जा चुका है। 16 मार्च से 15 मई तक क्रय की गई गोबर की राशि रुपये 7 करोड़ 17 लाख के भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार अब तक कुल भुगतान योग्य राशि 95 करोड़ 31 लाख है। योजना से कुल 1,65,521 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। गोबर क्रय करने वाले पशुपालकों में 44.51% महिलाएं हैं, 44.7% अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के 7.77% है, अनुसूचित जनजाति के 40.9% व भूमिहीन 73,945 हैं। क्रय गोबर में 2,26,316 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया गया है तथा 1,21,172 क्विंटल 54% विक्रय किया जा चुका है। वर्मी कंपोस्ट विक्रय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु 4345 नमूने लिए गए। इसमें से 4145 नमूने विश्लेषित किए गए और 4108 मानक हैं। 8,841 स्व सहायता समूह के 63,000 सदस्यों द्वारा विभिन्न संचालित गतिविधियों सामुदायिक बाड़ी, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, पशुपालन, मछली पालन, गुलाल, गोबर का दिया निर्माण, गोबर का गमला निर्माण, गोबर की लकड़ी आदि शामिल है से प्राप्त आय की राशि 18 करोड़ 64 लाख रुपये हैं। राज्य में 740 गौठान स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस अवसर पर सभी उपस्थित साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब की उपस्थिति से पुनिया जी के और अन्य महंत जी के और मंत्रिमंडल के और विधायकों की उपस्थिति से यह गरिमापूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। इसके बाद मैं हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महाराज साहब श्री T.S. सिंहदेव जी से आग्रह करूंगा कि आभार के शब्द कहें। आदरणीय सिंहदेव साहब। आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष
किसी भी सिस्टम को ये इसी से होगा कि पूर्वाग्रह नहीं पीड़ित रहना चाहिए। मान लीजिए आपको इमरजेंसी आती है तो ये जिद में नहीं बैठना चाहिए मैं आयुर्वेद से ही ठीक होगा। जब सांस फूलने लगा, इमरजेंसी होने लगी, तो आपको अवश्य एलोपैथी का सहारा जहां लेना हो वहां लेना चाहिए। या सिर दर्द हुआ तो एलोपैथी गोलियां खाने लगी, ये अवश्य नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो इस पूर्वाग्रह से हम मुक्त हो। ऐसे ही किसी भी तरह के अंधविश्वास, वहां जाके नारियल फोड़ दो तो बीमारी ठीक हो जाएगा, यहाँ जाके उल्टा लटक लो तो इस तरह की कई तरह की भ्रम और अंधविश्वास फैली हुई है। और इन सबसे भी हम बाहर आना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, पूर्वाग्रह से हम पीड़ित न हो और परंपरागत ज्ञान विज्ञान को हम अपनाएं और जीवन में आनंद पाए। और इतना ही कह करके मैं फिर आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम करते हुए वाणी को प्रणाम। श्री रविशंकर जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी साधन हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, जो अथक परिश्रम करते हैं। आपकी दिनचर्या सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाती है और रात में कोई ठिकाना नहीं कि वे विश्राम की कब जाएंगे। पर इतनी अधिक ऊर्जा के पीछे जो शक्ति है वो है योग और प्राणायाम और ध्यान। इन्हीं योगदान आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी व्यस्त दिनचर्या में भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन सुबह नियम से योग, प्राणायाम और ध्यान करते हैं। सकारात्मक और संवेदनशीलता का भी उनकी मानसिक शक्ति उसको और अधिक बढ़ाती है। प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के उनके द्वारा अथक प्रयास किए गए हैं। 12 जनवरी योग दिवस के रूप में बहुत लंबे समय से हमारे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है और रोग से निरोग कार्यक्रम कोरोना रोगियों को स्वस्थ करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को। वो हम सभी को एक बार फिर मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य योग गुरु, जिनसे मैंने योग सीखा और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, दोनों मार्गदर्शन के बाद मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं करना है। मैं तो मेरी कहानी सुनाता हूं। देखिए, मुझे भी कोरोना हो गया, क्योंकि जब पहली लहर कोरोना की आई तो मैं तो सावधान रहता नहीं था, जनता से मिलना जरूरी था, तो जगह जगह जाता था, मिलता था, बातचीत करता था और कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई भी लड़ रहे थे। अब इसी दौरान पता नहीं कहां से वायरस आया और मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। अब जब वो कोरोना ने प्रवेश किया तो मेरे हाथ पैरों में थोड़ा सा दर्द हुआ और हल्का सा मुझे बुखार आया। मैं समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। हमने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव निकला और पॉजिटिव निकलने के बाद देखिए मुझे डायबिटीज भी है और डायबिटीज में कोरोना और घातक होता है। लेकिन मैं सच बता रहा हूं आपको, कोरोना का कोई भी घातक असर मुझ पे हुआ ही नहीं। ऐसा लगा छुआ और निकल गया। मैं नियमित रूप से योग करता रहा हूं कई वर्षों से और जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ मुझे बुखार भी एक दिन आया, बस एक दिन बुखार आया और वो भी 99 पॉइंट कुछ आया। सवेरे मैंने फिर योग किया, दूसरे दिन फिर 99 के आसपास आया और इसके बाद बुखार भी गायब हो गया। मैं उस समय नियमित रूप से योग भी करता रहा, अपने कपड़े साफ करना, धोना, कमरा साफ करना, खुद चाय बनाना और उसके साथ साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दिन भी मैं नहीं बैठा। आपने देखा पूरे प्रदेश में मुझे उस समय भी रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना को कैसे नियंत्रित करना उसकी मैं मीटिंग करता था। 11 बजे मीटिंग करता था, फिर 3 बजे दूसरे विषयों पर मीटिंग करता था।
एक दिन भी उस कोरोना संक्रमण के दौरान मैं बैठा नहीं, और शक्ति अगर काम करने की आई, हताशा निराशा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि गुरुओं का आशीर्वाद और मन में एक आत्मविश्वास, उसने न कभी निराश होने दिया ना हताश होने दिया। हताशा कभी छुई भी नहीं। प्रदेश का पूरा काम करता रहा, निगेटिव हो गया, बाहर आ गया। मैं सब वैसे भाई और बहन जो पॉजिटिव है, आज उनसे निवेदन करना चाहता हूं। परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, परम पूज्य योग गुरु जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। ये कोरोना संक्रमण अगर समय पे पहचान के, लापरवाही इसमें घातक होती है, ये मैं भी कहूंगा। कई लोग लापरवाह हो जाते, ध्यान नहीं देते। और उस दिशा में भी अभी भी स्वामी जी हम हल्दी का जो महत्व है वो अपने स्थान पर है, लेकिन हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। प्राणायाम आपको सिखाया होगा। मैं 5 चीजें जब मैं कोरोना पॉजिटिव था तब भी करता था। सांस धीरे धीरे लेना और सांस छोड़ना आपको बताया होगा। धीरे धीरे सांस लेते जाना और फिर सांस छोड़ते जाना। अब कुंभक पूरा रेचक पे मैं नहीं जा रहा। और लेना और छोड़ना तो एक लयबद्ध तरीके से लेना और छोड़ना। और मुझे जो स्वामी जी ने बताया था वो यही बताया था। मैं लेता हूं तो चुपचाप नहीं रहता। जब सांस छोड़ता हूं तो मैं सोचता हूं रोग दोष विकार कमजोरी वायरस सब बाहर जा रहे हैं। और जब सांस लेता हूं तो मैं सोचता था कि शुद्ध प्राणवायु मेरे अंदर नई शक्ति का संचार कर रही है, नई ऊर्जा से मैं भर रहा हूं, नए उत्साह आनंद और उमंग से मैं भर रहा हूं। अब जब ये सोचते हुए सांस लेते और सांस छोड़ते हैं तो इसमें से नेगेटिविटी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, नया आत्मविश्वास भरता है। फिर अनुलोम विलोम सब जानते हैं आप। बाएं से सांस छोड़ के बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, स्वामी जी कर रहे हैं। फिर दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। ये बहुत सरल विधि है। और तीसरा स्वामी जी बहुत अच्छा करते हैं। तो पेट को सांस ना जोर से छोड़ना है, बस पेट खींचते हुए अंदर, बड़ा आसान है। और उसके बाद भ्रामरी, ये देखो स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, बाबा रामदेव जी, ये बहुत आसान है। ये तीसरा करता था। और चौथा भ्रामरी, उसमें भी आनंद आता है, भवरे की तरह गुंजार, उसका अपना अलग आनंद है। और उसके बाद ओम का उच्चारण मैं सचमुच में अपने अनुभव से बताता हूं। स्वामी जी करके बता रहे हैं। उन्होंने तो पूरी दुनिया को योग सिखा दिया। और सुदर्शन क्रिया वो भी मैंने की है, श्री श्री बैठे हुए हैं। मैं सचमुच बताता हूं आपको, आज भी मैं कोई अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन स्वामी जी जब ये ऑक्सीजन का संकट था, मैं 7 रात लगभग ढंग से सोया ही नहीं। खबर आती थी यहां खत्म हो रही है, आधा घंटे की बची, वहां खत्म हो रही है, आधा घंटे की बची है। तो हम लोग टैंकर ही ट्रैक करते रहते थे, कहां से आ रहा है, कहां रुक गया, कहां से लाना है, ग्रीन कॉरिडोर बना हो, ऑक्सीजन पहुंच जाए। लेकिन बावजूद इसके मुझे कभी थकान नहीं आई। ये चमत्कार अगर किसी का है तो वो है शुद्ध रूप से योग का। और आज मेरे साथ यहां साधना भी बैठी। स्वामी जी मैं बताना चाहूंगा और सबको बताना चाहूंगा, सवेरे रोज मैं, मेरी धर्मपत्नी और मेरे दोनों बेटे, कार्तिकेय को भी कोरोना हो गया था, वो छू के निकल गया, कुछ वही नहीं, और वो भी मस्ती से योग करता है।
हम चारों इकट्ठे होते हैं, आप भी हमारा अनुसरण कर सकते हो, मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। हम चारों बैठते हैं, इतनी व्यस्तता में परिवार के साथ सवेरे सवेरे बैठना और उसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी और ओम का उच्चारण। जब हम चारों बैठ के ओम का उच्चारण करते तो ऐसी अनुभूति होती है कि बिल्कुल तार तार एकदम हिल जाता है मन का। एक अद्भुत अनुभव होता है, अद्भुत अनुभव, मन आनंद से भर जाता है। और ये पांचों प्राणायाम करके हम भ्रामरी और ओम के बाद 3 पहले, और फिर मैं कहता हूं पूरी भावनाओं के साथ, अजदोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। और फिर मैं हिंदी में कहता हूं अपने तीनों, मेरी धर्मपत्नी और बेटों के साथ, हे प्रभु मुझे ले चल असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। और वही मैं कल्पना कर लेता हूं कि मेरे प्रदेश को भी मृत्यु से जीवन की ओर मुझे ले जाना है। और एक उत्साह से भर के फिर मैं नीचे उतर जाता हूं 9 बजे से, फिर बाकी काम शुरू कर देता हूं। फोन करना मैं शुरू कर देता हूं, मैं तो इंतजार करता हूं कि मेरे चीफ सेक्रेटरी को लगाऊंगा, एसीएस हमारे हेल्थ को लगाऊंगा तो वो तैयार वैयार हो जाए, नहीं तो सोचे कि अच्छा मुख्यमंत्री सवेरे 5 बजे से शुरू कर दिया। तो मैं तो वेट करता हूं ये लोग कब उठ जाए, तैयार हो जाए। अब पूरे प्रदेश का फीडबैक लेता हूं कहां क्या हुआ। तो सच में मैंने आज आपको इसलिए बताया खुले हृदय से कि ये योग का चमत्कार है। ये प्राणायाम के पहले हल्का फुल्के हम योगासन करते हैं, बहुत भारी नहीं करता मैं, हल्के फुल्के योगासन करते हैं। सच में मैं स्वस्थ हूं और आत्मविश्वास से भरा हूं। और आज मध्य प्रदेश स्वामी जी, मध्य प्रदेश श्री श्री जी, एक समय था पॉजिटिविटी 24% पहुंच गई थी, अब घट के पॉजिटिविटी जो आज की आई है 5.4% आई है। अस्पताल में बिस्तर खाली है, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड। और हमने तभी तय कर लिया कि ये तो इलाज सब करेंगे, दवाई वगैरह का सब प्रबंध करेंगे, लेकिन साथ में योग से निरोग कार्यक्रम भी हम जरूर करेंगे, ताकि ये वैकल्पिक रास्ता भी लोगों को दिखा सके। एलोपैथी की जरूरत होती है, हमने कहा लो भाई, प्रबंध भी किया। उस समय मैंने जरूर चेताया कि रेमडेसिविर लाओ, रेमडेसिविर लाओ, तो सबको जरूरत है कि नहीं रेमडेसिविर की, लेकिन पता नहीं है घबा चल पड़ी, लाओ रेमडेसिविर, जैसे संजीवनी बूटी हो गई हो, लगाओ। अब जिनके रेमडेसिविर नहीं लगे वो भी ठीक हुए हैं, और जिनको लग गए वो उनमें से कहीं ठीक नहीं हो पाए। और फिर स्टेरॉइड दे दिए, ये ब्लैक फंगस कहां से आ गई, स्टेरॉइड दे दिए। और कई बार जितनी जरूरत थी उससे कम दे दिए, ज्यादा दे दिए। मैं डॉक्टर्स पर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि बेचारे अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें से ब्लैक फंगस निकल आई अभी। अब ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस का भी सुन रहे हैं। तो ये एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इसलिए एलोपैथी का वैज्ञानिक उपयोग करते हुए श्री श्री जी ने बिल्कुल सही कहा, हम अपनी जड़ों की तरफ भी लौटे, और वो है आयुर्वेद, पुरातन हमारी जो परंपराएं हैं, पद्धतियां हैं, और योग। और उससे भी हम निरोग होते हुए, जैसा हमने सुना अभी, कई भाई और बहन कैसे योग से निरोग हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और ये केवल पेशेंट्स के लिए नहीं है योग, परमानेंट अगर जीवन में हमने योग को शामिल कर लिया तो फिर ये छोटी मोटी बीमारियों का असर ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कोरोना में गया, लौट के वापस आ गया तुरंत, कोई असर ही नहीं हुआ। मैं तो दुबला पतला 1.5 हड्डी वाला हूं, मैं कोई बहुत पहलवान तो हूं नहीं, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं कर पाया। और इसलिए मुझे लगा कि योग से निरोग कार्यक्रम हमें करना चाहिए। मैं सभी, विशेषकर मैं श्री श्री जी को प्रणाम करता हूं, अमूल्य समय आपने दिया और दुनिया की अद्भुत सेवा आप कर रहे हैं। हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी को प्रणाम करता हूं, आप दिशा दिखा रहे हैं। और हमारी पूरी टीम, आपकी टीम पूरी जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, अपनी टीम इतना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इतने उत्साह से हजारों योग प्रशिक्षक निकले और उन्होंने
योग कराना प्रारंभ किया तो उसके लाभ हम सब देख रहे हैं। इसलिए मैं आपने उनको प्रेरणा दी और वो सब जुटे और हमने तय किया शासकीय स्तर पर हमने अपने शिक्षा विभाग को लगाया, आयुष विभाग को लगाया, बाकी विभागों को लगाया। हमारे सारे मंत्री भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो उषा ठाकुर हो, इंदर सिंह परमार हो, रामकिशोर काबरे हो, सब लोग लगे और मेरे विभाग के सब साथी लगे, शिक्षा विभाग भी लगा, बाकी विभाग भी लगे और एक विशाल मैं समझता हूं जिसका परिणाम हो रहा है निरोग होने में, वो कार्यक्रम हम लोगों ने योग से निरोग आयोजित किया। ये लगातार चलता रहेगा और कोरोना को जीरो करने के बाद भी यहाँ मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि तीसरी लहर, चौथी लहर वायरस तो अभी रहने वाला है, इसलिए इससे लड़ने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। तो उस काम में लगे। आज मैं एक बार फिर दोनों महान गुरुओं को प्रणाम करता हूं, जिनके लाखों लाख करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिनका जीवन बदल रहे, नई दिशा दे रहे। सभी योग प्रशिक्षकों को प्रणाम करता हूं कि आपके बिना ये महान कार्य हम संपादित नहीं कर सकते थे। और कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों को मैं जो पॉजिटिव है उनको शुभकामना देता हूं, जल्दी स्वस्थ होकर वो बाहर आए। और बाकी जो लोग सुन रहे हैं वो योग करें तो निरोग ही रहे, काहे को कोरोना हो, कोरोना का मुकाबला कर पाए। एक बार फिर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हम सब के लिए बड़ा संदेश दिया है। करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रसरी आवाज जाते सिर पर पड़त निशान। हम सभी पूरे प्रदेशवासी आपको आश्वस्त करते हैं, हम लोग निरंतर योग करते रहेंगे। अब कार्यक्रम को अंतिम सीमा में ले जाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी मैडम कार्लिन कोमवार देशमुख को, जो आयुष विभाग की प्रमुख सचिव हैं। इस कार्यक्रम में समस्त महानुभाव को धन्यवाद। कार्लिन कोमवार देशमुख। मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देती हूँ, जिनकी दूरदर्शी नेतृत्व और कोविड रोगियों के लिए सहानुभूति और संवेदनशीलता से योग से निरोग कार्यक्रम प्रारंभ करने में निर्देश और मार्गदर्शन दिए। महोदय, आपके निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ निस्वार्थ सेवा भाव योग स्वयं सेवक अपनी सेवा निःशुल्क दे रहे हैं। मैप आईटी द्वारा सर्वोत्तम तकनीक कार्यक्रम प्रबंधन और निगरानी के लिए आईटी प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं। न केवल एमपी में बल्कि देश में या शायद दुनिया में ये पहले एक कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ निस्वार्थ सेवा भाव योग स्वयं सेवक अपनी सेवा निःशुल्क दे रहे हैं। मैप आईटी द्वारा सर्वोत्तम तकनीक कार्यक्रम प्रबंधन और निगरानी के लिए आईटी प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं। न केवल एमपी में बल्कि देश में या शायद दुनिया में भी ये पहले एक अनूठा शासकीय कार्यक्रम जिसमें कोविड पेशेंट्स के मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको स्वास्थ्य लाभ योग एक्सरसाइजेस के माध्यम से पहुंचाने में क्रियान्वयन किए जा रहे हैं। वे सभी जो इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं और लाभान्वित हो रहे हैं वो आपके बहुत बहुत आभारी हैं। महोदय, आपके निर्देश अनुसार कोविड की सेकेंड वेव खत्म होने के बाद भी विभाग द्वारा निरंतर इस कार्यक्रम जारी रहेंगे। मैं आदरणीय श्री रविशंकर गुरुदेव जी, जो इस कार्यक्रम हेतु आपने अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को आपने आशीर्वाद प्रदान किए हैं, आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। आयुष पद्धति एवं योग और आयुर्वेद प्रैक्टिसेस से आम जन तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास करेंगे। मैं योग गुरु स्वामी रामदेव जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप आशीर्वाद देने हेतु इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आपकी प्रेरणा से कोविड के रोगियों को योग करने के लिए नवीन जागृति पैदा होगी। आपकी प्रेरणा के शब्दों से इस अभियान को लगातार और निरंतर रखने के लिए विभाग प्रयास करेंगे। मैं माननीय कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे जी को धन्यवाद देती हूँ कि आपके मार्गदर्शन और लीडरशिप से
कार्यक्रम होम आइसोलेटेड रोगियों को लोकप्रिय होकर उनके स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे हैं। मैं डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा, प्रेसिडेंट इंडियन योग एसोसिएशन और पतंजलि योगा पीठ मध्य प्रदेश और समस्त सहयोगी और सहभागी योग संस्थाएं आपके सक्रिय सहयोग से इस कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से और बहुत सफलता रूप से संचालित हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं भारत बैरागी जी, अध्यक्ष महर्षि पतंजलि संस्कृति संस्थान मध्य प्रदेश को धन्यवाद देती हूँ कि उनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। साथ साथ प्रसन्न प्रभु जी, चेयरमैन व्यक्ति विकास केंद्र आर्ट ऑफ लिविंग, राजीव नंबियार, डायरेक्टर प्रोग्राम्स आर्ट ऑफ लिविंग, डॉक्टर जयदीप आर्य, जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन योग एसोसिएशन, मिसेस कमलेश बरवाल, सेक्रेटरी जनरल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अंतिम में इस कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभा